नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संदेश करियर पॉइंट में। और जैसा कि हम लोग करंट के क्लास को कंटिन्यू किए हैं और उस क्लास को हमने इसके पहले वाले क्लास में आपको लास्ट क्लास में जो करवाया था उसमें हम लोग मई का पार्ट 1 किए थे और उसमें हमने लगभग 35 क्वेश्चनों की श्रृंखला को देखा था। ठीक है, आज उसका हम दूसरा पार्ट और लास्ट पार्ट करने जा रहे हैं। मतलब ये आपका लास्ट पार्ट होगा मई में और इसका फर्स्ट पार्ट मैंने आपको बता दिया है। कुछ लोगों का ये कहना था कि सर आप जो एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहे थे वो शायद सही से दिख नहीं रहा था, उसमें थोड़ा सा ब्राइटनेस ज़्यादा हो गया था जिसकी वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, वो नहीं दिख रहा था। मैंने देखा भी था, लेकिन थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। बाकी आज पूरा कोशिश की कि आप इसमें वीडियो को आपको मतलब सब कुछ कंटेंट भी जो लिखा जाए वो भी ठीक ठाक दिखे। ठीक है, तो चलिए आज का हम क्लास स्टार्ट करते हैं। और मैंने आपको अभी बताया कि 35 प्रश्न बंधु हम लोग देख चुके हैं इसके पहले वाले में, और आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो यहाँ से 36 से स्टार्ट करेंगे और लगभग आपको मैंने बताया था 70 क्वेश्चन करेंगे, तो 70 क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलो तो क्लास में पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन सा देश विश्व का दूसरा सबसे बड़ा पीपीई उत्पादक देश बना है। देखिए, पहले आप इन चीज़ों को समझिएगा। आपको याद होगा कि मैंने आपको क्वेश्चन जब करवाया था तो उसमें एक चीज़ बताया था, ऐसा क्वेश्चन मैं करवा भी चुका हूँ। मैंने आपको एक चीज़ ये बताया था कि पीपीई का मतलब क्या है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। मतलब पीपीई किट का उपयोग मैंने बताया था कि ये इस समय जो कोविड-19 महामारी की समस्या चल रही है, इस समस्या में जो डॉक्टर हैं, जो नर्स हैं, वो पूरा जो किट पहनते हैं उस वायरस के संक्रमण के बचाव हेतु, उसी किट का नाम है पीपीई, जिसका पूरा नाम भी मैंने पिछले आपको मंथली वाले करंट में कराया था। अब ये यहाँ से ये आपसे पूछा जा रहा है कि पीपीई का उत्पादन करने में, मतलब उसको बनाने में कौन सा देश अगर बात करें तो इसमें विश्व का दूसरा देश पूछा जा रहा है। तो पहले तो आपको पहला देश याद होना चाहिए। तो इसका जो पहला उत्पादन में पहले स्थान पर है वो आपको पता होना चाहिए, चीन है। और जो दूसरा है ना, वो दूसरा भी आप याद कर लेना, इसका भारत है। ठीक है, तो इस प्रकार से राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा लगभग। देखिए, बीच बीच में मैं क्वेश्चन आपको जो भी कोविड-19 से संबंधित जो पेपर में बन सकते हैं वो मैंने करा देते हैं लास्ट में। अभी आपको मैंने पीछे भी बताया था, क्वेश्चन अगर थोड़ा पेपर नज़दीक होगा, कोई पेपर सामने होगा और आप लोगों का कहना होगा, तो हम कोविड-19 से संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं पेपर में वो एक साथ एक ही वीडियो में आपको इंक्लूड करके बता देंगे। ठीक है, किसी भी तरीके की समस्या होती है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी बातों को रख सकते हैं, उसको हम पढ़कर, हम समझकर आगे की क्लास को उसी तरीके से देखने का मतलब पढ़ाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको पता होगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा, भारत होगा। ठीक है, तो पहले स्थान पे कौन सा देश रहा, चीन हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने किसे राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, मतलब यहां से बात कर रहा है नाबार्ड की। देखिए, पहले तो इसका पूरा नाम भी आपको याद करना है। कई बार पेपरों में ऐसा देखा गया कि इसका पूरा नाम भी पूछा गया, तो नाबार्ड का जो पूरा नाम है वो याद रखिएगा। तो ऐसी बात कर लेते हैं, जैसे नेशनल एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक, तो ये इसका पूरा नाम है। इसकी स्थापना जो हुई थी वो 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना की गई थी। कई बार पेपर में ये भी देखने को मिला है, आप लोग भी देखे होंगे कि ऐसा क्वेश्चन पेपर में बन जाता है कि नाबार्ड है, ऐसा क्वेश्चन कई बार देखने को मिला है। तो नाबार्ड है तो ये क्या है, तो नाबार्ड एक बैंक है जो आरबीआई के अंडर में काम करता है, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, एग्रीकल्चर के लिए लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। तो ये एक तरीके से आपको यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि इसके चेयरमैन का नाम पूछा जा रहा है कि नाबार्ड का चेयरमैन वर्तमान में किसे नियुक्त किया गया है। तो याद रखिएगा, इसका सही आंसर होगा गोविंदा राजुलू चिंताला। फिर से बोल देता हूँ, गोविंदा राजुलू चिंताला, ये ऑप्शन ए इसका सही होगा, जो कि वर्तमान में नाबार्ड के क्या है, अध्यक्ष। ठीक है, तो ये आपको ऑप्शन
सही होगा क्या इसमें? ऑप्शन ए। तो इस प्रकार से इसका सही उत्तर क्या हो गया? गोविंदा राजुलु चिंता। ठीक है, चल अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने किस प्रसिद्ध मंदिर को पूरी तरह से 100 करोड़ करने हेतु योजना की घोषणा की है? देखिए, जैसा कि आपको मालूम है कि सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरकार धीरे धीरे सौर ऊर्जा की तरफ हमको मूव करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमें पर्यावरण को भी सुरक्षित करके चलना है। जैसे हमारे देश में अगर आप वर्तमान स्थिति को ध्यान में दें तो सबसे ज्यादा बिजली का प्रोडक्शन हम कहाँ से कर रहे हैं? तापी बिजली से, जो कि कोयले को जलाकर किया जा रहा है, जिससे कहीं कि बहुत भारी समस्या हो रही है, पर्यावरण का नुकसान हो रहा है। तो इसी को ध्यान में रखकर दुनिया भर के देश यही सोच रहे हैं कि कम से कम ज्यादा से ज्यादा सोलर एनर्जी को बढ़ावा दिया जाए। तो इस प्रकार से भारत सरकार ने कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है, जो उड़ीसा में पड़ता है, जिसे आप ब्लैक पैगोडा भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा, कई बार ये भी नाम पूछ लेता है, ब्लैक पैगोडा, तो इसी को बोलते हैं ब्लैक पैगोडा। और इसके लिए सरकार ने 25 करोड़ रुपए का, ध्यान रखिएगा, 25 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, बजट बनाया गया है कि 25 करोड़ रुपए इसके सौर ऊर्जा से संचालित पूरी तरीके से इस मंदिर को किया जाएगा, जो कि भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है और ब्लैक पैगोडा के नाम से भी इसे जाना जाता है। और एक क्वेश्चन याद रखिएगा, कई बार ये भी प्रश्न बन सकता है कि कोणार्क के सूर्य मंदिर के काले धब्बे का कारण क्या होता है? ये भी कई बार पेपर में आया हुआ है, जैसे कि टेट के एग्जाम में, और उत्तर प्रदेश की पुलिस वाले एग्जाम में भी कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि ताजमहल के बदरंग होने का कारण क्या? तो उसका सीधा सा उत्तर होगा एसिड रेन होता है, अम्लीय वर्षा। तो ध्यान रखिएगा, उस पर काला धब्बा जो होता है वो अम्लीय वर्षा के कारण होता है, जैसा कि अब एसिड रेन के बारे में आपको भली भांति पता होगा। ठीक है, चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही होगा, कोणार्क का सूर्य मंदिर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, पुस्तक विजयंत एट कारगिल द लाइफ ऑफ ए कारगिल हीरो के लेखक कौन है? देखिए, जैसा आपको पता है कि जो कारगिल युद्ध हुआ था 1999 में हुआ था, और इस युद्ध में अगर आप बात करें तो कैप्टन विजयंत का नाम जानते होंगे। कैप्टन जो विजयंत थे, अगर बात करें तो उनकी बहादुरी को इस पुस्तक में दर्शाया गया है, जिसका ये जो बीएन थापर नाम आप पढ़ रहे हैं, ये बीएन थापर इन्हीं के पिता हैं। मतलब विजयंत थापर अर्थात विजयंत जो है वो एक्चुअल में बीएन थापर के पुत्र हैं, और इन्हीं ने अपने पुत्र के वर्ण किया उस कारगिल युद्ध में, जो उन्होंने अपना योगदान दिया था हमारे देश के लिए कारगिल युद्ध के समय में। तो बीएन थापर और साथ में नेहा द्विवेदी ने मिलकर ये पुस्तक को लिखा, जो कि काफी चर्चे में चल रही है पुस्तक। तो आने वाले एग्जाम में आपको ऐसा पुस्तक देखने को मिल भी सकता है। तो इस हिसाब से अगर हम बात करें तो इसका राइट आंसर क्या होगा? नेहा द्विवेदी एवं बीएन थापर। और बीएन थापर विजयंत के क्या है? पिता है, जो ने अपने बच्चे के कारगिल युद्ध में उनकी एक्चुअल में बहादुरी के बारे में इस पुस्तक में उन्होंने क्या किया? प्रदर्शित किया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। लिखा है कि 11 मई 2020 को भारतीय महिला पैरा एथलीट दीपा मलिक ने खेलों से संन्यास लेने की घोषणा की। दीपा को किस वर्ष राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित किया गया था? आपको पता होगा, हमारे देश में अगर हम बात करें तो आपको मालूम होगा कि हमारे देश का सर्वश्रेष्ठ खेल में जो पुरस्कार दिया जाता है वो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है। और ये सबसे पहले अगर देखिए, ध्यान से सुनिएगा, आप इसका कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा। मैं कमेंट बॉक्स में आपका क्वेश्चन का आंसर जरूर पढ़ूंगा, इसलिए आपको मेरा क्वेश्चन याद होना चाहिए कि भारत में सबसे पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किससे प्रदान किया गया था? ये आपके लिए प्रश्न है, जिसका उत्तर मैं अगले क्लास में आपको दूंगा, लेकिन कोशिश करिएगा आप लोग इस क्वेश्चन का जवाब देने की। ठीक है, और अब बात करते हैं क्वेश्चन की। तो लिखा है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दीपा मलिक को कब दिया गया था? देखिए, पैरा एथलीट का मतलब होता है जो विकलांग लोग होते हैं। तो अभी आपको पता होगा कि पैरालंपिक समिति जो भारत की है उसकी अध्यक्ष भी दीपा मलिक है। और दीपा मलिक की अगर हम बात करें तो ध्यान से समझिएगा, दीपा मलिक को 2012 में, कब की बात कर रहे हैं? 2012
2012 में अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। कौन सा पुरस्कार? अर्जुन पुरस्कार इनको 2012 में दिया गया था। ठीक, और आपको पता होगा फिर बाद में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। लेकिन अभी 2019 में, ध्यान दीजिएगा, 2019 में पद्मश्री से सम्मानित इनको 2017 में किया गया, 2012 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया और भारतीय पैरालंपिक समिति की अभी अध्यक्ष भी हैं और 2019 में इनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा, 2019। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है कि पुस्तक होप ऑन माई एडवेंचर ऑन बोट्स, ट्रेन्स एंड प्लेन्स के ई बुक संस्करण का विमोचन किया गया। इसके लेखक, देखिए ये पुस्तक बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही रस्किन बॉन्ड की पुस्तक है, बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है और आने वाले पेपर में आपको देखने को मिलेगा भी। तो ऐसे ही आप याद करते चलिएगा। रस्किन बॉन्ड के बारे में इस पुस्तक में लिखा गया है कि उनका जो बचपन था, वो बचपन में अपने बचपन की बातों को उन्होंने इस पुस्तक में दर्शाया है। मतलब जो उनके बचपन की यादें थी, उन यादों को जो उन्होंने समेटा है वो इसी पुस्तक के माध्यम से लोगों को बताया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो रस्किन बॉन्ड हो जाएगा और रस्किन बॉन्ड के बचपन की यादों को संकलित किया गया है इस पुस्तक में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, 2020 में कोविड-19 महामारी को आधिकारिक रूप से रोकने वाला कौन यूरोप का पहला देश बना? ऐसे देखिए प्रश्न पेपर में पूछ लेता है। तो कोविड-19 से देखिए अभी बहुत सारे देश कोविड-19 महामारी से समस्या से निजात भी पा चुके हैं और एक्चुअल में बहुत सारे देश अभी ग्रसित भी हैं। आपको हम बता दें कि इसका राइट आंसर है स्लोवेनिया। ध्यान सुनिएगा, स्लोवेनिया। और स्लोवेनिया ने यूरोप के आसपास के जितने भी देश हैं के लोग हैं, उन देशों को अपने देश में आने पर प्रतिबंध रखा है और साथ साथ अपने देश के लोगों को बाहर जाने पर प्रतिबंध रखा है, जिससे कोरोना का संक्रमण से बचाव किया जा सके। तो इस तरीके से इसका राइट आंसर क्या होगा? यूरोप का ये पहला देश है जो कि कोविड-19 महामारी की समस्या से निजात पाने वाला पहला कंट्री बना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? स्लोवेनिया। चलिए अगला प्रश्न है, पुस्तक वुहान डायरी डिस्पैचर्स फ्रॉम ए क्वारंटाइन सिटी के लेखक कौन है? ये आपका प्रश्न है। देखिए फिर वही बात है, इसमें इस पुस्तक में आपको पता है कि सबसे पहले जो कोरोना की समस्या हुई थी, वो कोरोना की समस्या चीन के वुहान शहर से क्रिएट हुआ था। तो इसी पुस्तक में वुहान के बारे में वहां पे बतलाया गया है कि किस प्रकार से ये संक्रमण फैला, साथ साथ ये दुनिया भर में कितना बड़ा इसमें समस्या बन के खड़ा है। तो वो वुहान की परिदृश्यता को दिखाया गया कि उस समय वहां के क्या परिदृश्य रहे थे, वहां की सिचुएशन किस प्रकार से रही थी जब ये स्टार्ट हुआ था, जबकि दुनिया इससे अछूता था कहीं ना कहीं। लेकिन उस पुस्तक में लिखा किसने है? तो इसका उत्तर आपको पता होगा, फोंग फोंग। इधर रखिएगा, फोंग फोंग। ये एक महिला है, चीनी महिला है, तो इसलिए आपको नाम इनका याद कर लेना है। फोंग फोंग ने लिखा इस पुस्तक को, जो कि वुहान के समय वहां पे क्वारंटाइन से लेकर कोविड-19 के बारे में वहां पे इस पुस्तक में उन्होंने बाकी चीजों को बताया। ठीक है, चल अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने किस भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण मतलब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का नया महानिदेशक डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया है? आपको पता है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का जो गठन हुआ था वो 1861 में हुआ था। ये बात आपको ध्यान रखना है, 1861 में किया गया था। और जो इनका गठन किया गया उसके बाद अगर हम बात करें तो इसका जो महानिदेशक नियुक्त किया गया है, ऑप्शन ए लिखा है वी विद्यावती, ललिता सिंह, प्रीति सिंह या राजीव कुमार। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राजीव कुमार। तो इस प्रकार से इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस जो मनाया जाता है वो प्रतिवर्ष 12 मई को मनाया जाता है, और इसलिए मनाया जाता है कि दुनिया भर की जो नर्स हैं उनके सम्मान के लिए, मतलब हॉस्पिटल में नर्स के माध्यम से जो आप इलाज ट्रीटमेंट अपना कराते हैं, तो उन्हीं के सम्मान के लिए ये प्रतिवर्ष नर्स दिवस मनाया जाता है। और कितनी तारीख को मनाया जाता है? 12 मई को मनाया जाता है, याद रखिएगा 12 मई। और साथ साथ आपको पता होगा कि 8 मई को रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है, तो इसलिए आपको याद रखना है कि रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? 8 मई को मनाया जाता है। अब आपको एक प्रश्न ये भी बन सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 2020 की थीम आपसे पूछ सकता है, ठीक है, तो ये भी थीम आपको याद कर लेना है, ठीक है। अगले प्रश्न उसी पर आधारित है, इसलिए हम अगले प्रश्न को ही देख लेते हैं, तो इस हिसाब से 12 में इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। पहले ये लिखा है कि अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 2020 की थीम क्या थी? ऑप्शन हेल्थ फॉर ऑल, हेल्थ इज ह्यूमन राइट, अचीविंग द गोल्स और नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ। तो देखिए, आपको हम बता दें, कहीं ना कहीं इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी सही इसका है, ध्यान रखिएगा, नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ। तो इसका अगर आपसे ये प्रश्न पेपर में दे देता है कि अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है, तो 12 मई को, और इस बार इसकी थीम क्या रही है, तो इसका थीम याद करिएगा, नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ, ठीक है। चलो, समझ में आ गया। अगला प्रश्न करते हैं। भारत सरकार ने कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए नया रास्ता धारचूला लिपुलेख की शुरुआत की। यह मार्ग किस भारतीय राज्य में है? देखिए, जो आपको पता है कि भारत के लोग कैलाश मानसरोवर की यात्रा करते हैं, और अभी सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने इस एक्चुअल में इस जो रास्ता बनाया गया 80 किलोमीटर ये लंबा रास्ता है, जिससे क्या है कि जो 3 हफ्ते की लोग वहां पे पहुंचने में उनको लगभग 3 हफ्ते लगते थे, जो कि वो दूरी कम हो गई। अब लगभग हमारे देश के जो तीर्थ यात्री हैं वो कम से कम 1 हफ्ते में कैलाश मानसरोवर यात्रा मतलब कैलाश मानसरोवर तक पहुंच सकते हैं। तो ये याद रखिएगा कि पहले हम सिक्किम से होकर जाते थे, नाथुला दर्रा आपको पता होगा, लेकिन ये एक्चुअल में अब उत्तराखंड से ही आप पहुंच सकते हैं कैलाश मानसरोवर, जो कि तिब्बत में स्थित है, ठीक है। हिंदू तीर्थयात्री मतलब हिंदू तीर्थस्थल के नाम से भी जाना जाता है, काफी मशहूर है, और हमारे देश के बहुत सारे तीर्थयात्री हर वर्ष कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने जाते हैं। चलिए, कुछ इस पे रिलेटेड जो भी प्रश्न उसको सॉल्व कर लेते हैं, आइए देखते हैं। तो पहला तो ये लिखा है कि धारचूला लिपुलेख की शुरुआत, यह मार्ग किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो ये आपका पता है, लिपुलेख दर्रा, माना दर्रा, नीति दर्रा, ये सभी के सभी जो दर्रे स्थित हैं वो कहाँ पर स्थित है? तो आपको पता होगा ये उत्तराखंड में स्थित है। तो राइट आंसर क्या होगा? उत्तराखंड, ठीक है। चलो, अगला प्रश्न है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए निर्मित लिपुलेख धारचूला मार्ग की लंबाई कितनी है? मतलब कहीं ना कहीं इसकी शुरुआत तो किया उन्होंने, लेकिन साथ में आपको पता है आपका नितिन गडकरी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसकी शुरुआत किया था, लेकिन ये लंबाई इसकी पूछी जा रही है। तो आपको मैंने अभी बताया इसकी लंबाई याद कर लीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका 80 किलोमीटर अभी बताया, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 80 किलोमीटर, ठीक है। समझ में आ गया आपको? लिखा है कि विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? अभी बताया था कुछ समय पहले ही आपको मैंने बताया कि विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है, तो आप तो पता ही होगा 8 मई को मनाया जाता है, ठीक। और विश्व रेड क्रॉस की जो स्थापना किया था उसको किया था हेनरी ड्यूरांट ने, ध्यान रखिएगा, हेनरी ड्यूरांट ने किया था। कब किया था? 1863 में किया था, ठीक। और भारतीय रेड क्रॉस जो कमेटी गठित हुई थी, समिति की स्थापना जो हुई थी, भारतीय रेड क्रॉस जो समिति कमेटी गठित हुई थी वो 1920 में हुई थी। ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये भारत में 1920 में, तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर क्या होगा? 8 मई को। समझ में आ गया? चलो, और भारत वाला याद करना कब हुआ था? 1920 में। और एक चीज, हेनरी ड्यूरांट को पहला ही शांति का नोबेल प्राइज दिया गया था, ये ध्यान रखिएगा। 1863 को दिया गया था इस कार्य के लिए, ठीक है, शांति का। अगला प्रश्न है, इनमें से किस भारतीय को
फीचर फोटोग्राफी के क्षेत्र में 2020 का पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। देखिए हम आपको बता दें, पुलित्जर पुरस्कार की स्थापना जो हुई 1917 में। यह पुरस्कार 1917 से दिया जा रहा है, जो कि पत्रकारिता और साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक, अब आपको यह मालूम होना चाहिए कि कहीं न कहीं अगर हम बात करें तो ये पुरस्कार इस वर्ष का अगर देखें तो डार यासीन, मुख्तार खान और चन्नी आनंद, इन तीनों को दिया गया है। नाम याद रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछ सकता है। तीनों को किस लिए दिया गया था? तो इन्होंने बहुत अच्छा ही काम किया था। वहां पे आपको पता होगा, जब जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन विधेयक या पुनर्गठन हो रहा था, वहां पे जो झड़प हो रहे थे उसका अच्छा पिक्चर किया था, वहां पे अच्छा पिक्चर शूट किया गया था। उसी को ध्यान में रखकर ये पुरस्कार इस वर्ष का इन्हें दिया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कहीं न कहीं अमेरिका में दिया जाता है पुलित्जर पुरस्कार, पत्रकारिता और साहित्य दोनों के क्षेत्र में दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी सही होगा। ठीक है, तो डार यासीन, मुख्तार खान और चन्नी आनंद, तो ऑप्शन डी क्या होगा यहाँ पे? सही होगा। ठीक है, चलो अगला प्रश्न है, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये है आपका प्रश्न। तो पहला अभी आपको बताया पत्रकारिता और साहित्य के क्षेत्र में, तो इस प्रकार से ऑप्शन क्या होगा? ए सही होगा। ठीक है, ऑप्शन ए सही है, पत्रकारिता और साहित्य के क्षेत्र में। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी का मतलब ये नेशनल एक्चुअल में टेक्नोलॉजी डे जो होता है, ये प्रतिवर्ष अगर हम बात करें तो 11 मई को मनाया जाता है। ऐसे याद कर लेना, ये पेपर बन सकता है, 11 मई को ही मनाया जाता है ये दिवस। ठीक है, चलो अगला प्रश्न लेते हैं। लिखा, हाल ही में कहां स्थित पुहोनु ज्वालामुखी को विश्व का सबसे गर्म और बड़ा ज्वालामुखी घोषित किया गया? देखिए, ज्वालामुखी तो आप जानते होंगे कि ज्वालामुखी क्या होती है। पृथ्वी के अंदर से निकलने वाला जो मैग्मा होता है उसी को हम ज्वालामुखी कहते हैं। और ज्वालामुखी निकलने से अगर हम बात करें तो पृथ्वी का सेफ्टी वाल्व कहा जाता है, जिससे कि पृथ्वी के अंदर का दबाव कम हो जाता है। ठीक है, पहले जो सबसे गर्म ज्वालामुखी माना जाता था एक हवाई द्वीप, जिस पर आपको पता है हवाई द्वीप की हम बात करें। ठीक, हवाई जो द्वीप है ना, वो कहाँ स्थित है? तो आपको पता होगा कि ये प्रशांत महासागर में स्थित है और इस द्वीप पर अमेरिका का अधिकार है। हालांकि ये 50वां स्टेट ही अमेरिका का है। हवाई द्वीप को प्रशांत महासागर का चौराहा भी कहा जाता है। ये प्रश्न जीएस में कई बार पूछा गया है। हवाई द्वीप को प्रशांत महासागर का चौराहा भी कहा जाता है। और यहाँ सबसे पहले जो इसके पहले जो ज्वालामुखी सबसे गर्म माना जाता था दुनिया भर में, उसका नाम था मोना लोआ। ठीक है, ये याद रखिएगा, मोना लोआ। लेकिन अभी हाल में एक नया आंकड़ा आ गया, तो इसलिए आपको इसको याद रखना है, पुहोनु ज्वालामुखी। लेकिन ये भी ध्यान रखना कि पुहोनु जो ज्वालामुखी है वो चारों तरफ से अगर हम बात करें तो जल से घिरा हुआ भी ये आपका ज्वालामुखी है। तो इस प्रकार से ये कहाँ स्थित है ये पूछा जाए तो ये भी कहाँ है? हवाई द्वीप पर। और हवाई द्वीप कहाँ स्थित है? प्रशांत महासागर में, जिस पर किस देश का अधिकार है? तो वो आपका अमेरिका का अधिकार। ठीक है, चल अगला प्रश्न लेते हैं। लिखा है, हाल ही में नील नदी पर बन रहे ग्रैंड रेंसा डैम, डैम मतलब बांध होता है। ठीक है, देखो ग्रैंड रेंसा डैम को लेकर किन देशों के बीच विवाद देखने को मिल रहा है? आपको पता है कि दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी है, जो विक्टोरिया झील से निकलती है। लेकिन आपको पता है कि एक ब्लू नील जो कि इथोपिया से निकलती है, एक व्हाइट नील और ब्लू नील, जो इथोपिया से ब्लू नील निकलती है और इथोपिया में ही डैम बन रहा है। ग्रैंड रेंसा डैम को लेकर वो डैम अर्थात बांध इथोपिया में बन रहा है, जिस कारण से मिस्र देखेंगे तो ऊपर पड़ता है अफ्रीका महाद्वीप में, जिसे इजिप्ट बोलते हैं। वो नील नदी जाकर गिरती है मेडिटेरियन सी में अर्थात भूमध्य सागर में। लेकिन एक्चुअल में उसके पानी को कमी को ध्यान में रखकर ये विवाद जो इथोपिया और किसके बीच में संपन्न हो रहा है, पूरा हो रहा है। मतलब ये विवाद स्टार्ट किसके बीच में हो? तो इथोपिया और मिस्र के साथ हुआ। ठीक है, तो ये डैम किस पे बन रहा है? तो ब्लू नील पे बन रहा है। अर्थात इसका मतलब ये समझो, ये मान लो ब्लू नील हो गई और ये मान लो कि व्हाइट नील हो गई। दोनों मिलने के बाद ये कहलाती नील, और ये आपका हो गया मिस्र मान लो, और ये हो गया आपका इथोपिया, और ये डैम बन रहा है इथोपिया पर। तो ये इन दोनों के बीच का विवाद है। तो इस प्रकार से मिस्र और इथोपिया, ये ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, चलो
अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने पार्किंसंस रोग के अध्ययन हेतु एक नई तकनीक विकसित की। यह रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? देखिए, एक तरीके का इन्होंने जेट तकनीकी लगाया है, और जेट तकनीक का मतलब ये होता है कि ये समस्या क्या होती है इस रोग में, कंपन का करना, शरीर वाइब्रेट होना, नर्वस सिस्टम काम सही से नहीं करना, तो ये इस तरीके से समस्या है। तो ये आपका राइट आंसर होगा नर्वस सिस्टम अर्थात तंत्रिका तंत्र। ठीक है, चलो अगला प्रश्न है कि हाल ही में डैमर भाषा डैम को लेकर किन दो देशों के बीच हस्ताक्षर किए गए? ऑप्शन आपके सामने लिखा है। देखिए, ये जो डैम का हस्ताक्षर हुआ है ये पाकिस्तान और चीन के साथ हुआ है। ठीक है, जैसा आपको मालूम भी होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो कहीं ना कहीं इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका पाकिस्तान और चीन। ठीक है, चलिए, तो ये आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, पाकिस्तान और चीन। याद रखिएगा डैमर भाषा डैम। ठीक है, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा पाकिस्तान और चीन। ठीक, जहाँ ज्यादा समझाने की जरूरत पड़ेगी हम आपको आराम से समझा देंगे, जहाँ से क्वेश्चन ज्यादा बन सकता है, जो इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, जहाँ से क्वेश्चन थोड़े कम आने के चांस है या तो वन लाइनर के थ्रू आ सकते हैं, तो वहाँ पे हम ज़्यादा आपका टाइम नहीं लेंगे, क्योंकि आपको भी इन चीज़ों को समझते हुए चलना है, जितनी ज़रूरत के हिसाब से पढ़ना है। ठीक है, देखिए, पढ़ने के लिए तो हम बहुत कुछ पढ़ लें और वो हमारे दिमाग में कन्वर्ट ना हो पाए, वो चीज़ को हम पकड़ ना पाए या तो हम उतना पढ़ ना सके, तो उसका कोई मतलब नहीं बनता। हमको एक्चुअल में क्या है कि एक क्रीम निकाल कर रखे मैं आपके सामने कि नहीं, वो चीज़ पढ़ो जो आपके पेपर में सीधे सीधे आ सके। ठीक है, और वो भी आप उतना पढ़ो, मैं जितना बता रहा हूँ उतना पढ़ते चलो। आप करेंट में आपको कोई डाउट नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, चलो अगला प्रश्न है 2020 मई के महीने में इनमें से किस चक्रवात का भारत प्रभाव उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के तट पर देखने को मिला? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर के हिसाब से। अब देखो, पहले समझ लो, ये उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में देखने को मिला था, इसका नाम था अम्फान। पहले मैं आपको बता देता हूँ एक चीज, बंगाल की खाड़ी में जो चक्रवात था इसकी जो स्पीड थी लगभग 220 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चली। लेकिन जो भी आपका बंगाल की खाड़ी से लगे हुए देश हैं, बंगाल की खाड़ी से लगे कुल 8 देश हैं, आपको पता होगा उनका एक संगठन बिम्स्टेक, याद रखना, ये पिछले रेलवे में कई बार क्वेश्चन दिया भी गया था कि बिम्स्टेक का निम्नलिखित में कौन सदस्य नहीं है, या बिम्स्टेक का सम्मेलन कब हुआ था। तो वो बिम्स्टेक का मतलब होता है कि जो बंगाल की खाड़ी के आसपास की जो कंट्री है उन सब का संगठन है बिम्स्टेक। अब यहाँ पे इसका रूल्स क्या है कि देखिए, हर वर्ष अगर इसमें कोई भी चक्रवात आता है तो वो हर देश क्या करता है, इसका नामकरण करता है। जैसे एक बार भारत किया तो एक बार बांग्लादेश करेगा, थाईलैंड करेगा, ऐसे ऐसे सभी कंट्रियां करती, ठीक है, इंडोनेशिया करेगा। तो इन जो भी बंगाल की खाड़ी से लगने वाले, इंडियन ओशन से लगने वाले देश हैं, तो उनके हिसाब से अगर देखा जाए तो इनका नामकरण करते हैं। तो इस बार अम्फान जो नामकरण किया गया वो किसके द्वारा किया गया? तो ये आपको ध्यान रखना, इस बार थाईलैंड के द्वारा किया गया। ठीक है, मैं आपको एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहा हूँ, वो भी ध्यान रखना, थाईलैंड के द्वारा किया गया। तो इसके हिसाब से तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अम्फान। और कुछ क्वेश्चन देख भी लेते हैं कि अगर कुछ है क्वेश्चन इससे रिलेटेड तो वो हम पूरा भी कर देते हैं आपको। ठीक है, चलो देखिए, अगला क्वेश्चन वही है, अम्फान चक्रवात अर्थात साइक्लोन का नाम इनमें से किस देश के द्वारा रखा गया है? तो मैंने अभी बताया कि हर वर्ष अलग अलग कंट्रियां इसका नाम रखती है। ठीक है, पिछली बार देखिए बांग्लादेश ने रखा था, इस बार देखिए थाईलैंड रख रहा है, अगली बार हो सकता है इंडोनेशिया रखे। तो ये अलग अलग देश, एक बार वो रखता है, एक बार वो रखता है, एक बार वो रखता है। ठीक है, इसी हिसाब से इसका नाम रखा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? थाईलैंड। ठीक है, बन जाएगा क्वेश्चन। चलो अगला प्रश्न उसी पे है, अम्फान चक्रवात के संदर्भ में सही कथन है। विकल्प ए लिखा है, यह एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, ट्रॉपिकल साइक्लोन है। ट्रॉपिकल साइक्लोन का मतलब ये होता है कि उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र होता है, आपको पता होगा कि भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ के बीच का जो रेंज होता है वो कहलाता है कि ट्रॉपिकल जोन, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। तो इसका राइट आंसर भी ए आपका सही है। यह चक्रवात सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म था क्योंकि इसकी स्पीड बहुत ज्यादा थी, आपको पता है, अभी मैंने बताया कि 220 किलोमीटर पर आवर्स थी।
ये 1999 के सुपर साइक्लोन के बाद बंगाल की खाड़ी में सबसे तेज चक्रवात था, ये याद रखना। और तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन क्या होगा, डी सही होगा। तो ये आपका डी सही, ठीक है। चलो, जून 2020 में होने वाले G7 समिट को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सितंबर तक स्थगित कर दिया। G7 की स्थापना कब हुई थी? देखो एक चीज आप जान लो कि अगर आप हमसे जीएस पढ़े भी होगे तो उसमें मैंने स्टैटिक जीके बहुत बेहतर तरीके से बताया था, और आप पढ़े भी होगे। मैंने G7, G5, G6, G8, G20 वो सब पढ़ा दिया, ठीक है। हालांकि ऑनलाइन वाले जो स्टूडेंट है वो नहीं पढ़े होंगे, लेकिन ऑफलाइन में तो मैंने पढ़ाया ही है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे जी का मतलब आप समझो, जैसे एक तो आप 4G, 2G, 3G, 5G देखते हो तो उसमें जी का तात्पर्य कई बार क्वेश्चन पेपर में आता है, तो वो जी का मतलब होता है जनरेशन, समझ रहे हैं आप लोग, उसका मतलब होता है जनरेशन, लेकिन इसका मतलब है ग्रुप। लेकिन बहुत सारे ऐसे संगठन होते हैं जो कि जी से नहीं कर सकते। जैसे आप देख लो नाटो, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब एक भौगोलिक क्षेत्र को मिलाकर वहां के आसपास की कंट्री को मिलाकर एक संगठन बना देगा। अब देखो जैसे आसियान है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, मतलब साउथ ईस्ट दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन, लेकिन इसमें कोई ऐसा लोकेशन नहीं मिलता, इसलिए इसका जी का मतलब होता है ग्रुप, ठीक है। अब इसमें देखो पहले अगर हम बात करें तो पहले इसमें अमेरिका था, कनाडा था, जर्मनी था, उसके बाद अगर आप देखें तो इटली था, तो कुल मिलाकर 7 कंट्रियां इसमें थी। कितनी कंट्रियां थी? 7 कंट्रियां थी, जिसकी स्थापना 1975 में हुई थी। लेकिन इस बार कोविड-19 की समस्या को ध्यान में रखकर G7 का जो समिट होने वाला था, वो समिट होने वाला कहां था? अभी आपको अमेरिका में ही होने वाला था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने इसको सितंबर तक स्थगित कर दिया। और डोनाल्ड ट्रंप का ऐसा विचार है कि इसका मेंबर थोड़ा बढ़ाया जाए, मतलब G7 को वो कन्वर्ट करना चाहता है G11 में। तो आपके मन में प्रश्न आएगा कि G11 में होगा तो 4 कंट्रियां इसमें जोड़ने की बात चल रही है, तो 4 कंट्री कौन कौन सी है? तो वो 4 कंट्री का नाम याद रखना। वो 4 कंट्री में तो एक आ जाता है भारत, एक है ऑस्ट्रेलिया, और एक है दक्षिण कोरिया, और एक है आपका रूस। तो 7 पहले से थी और ये 4 हो जाएगी, तो 7 4 11, मतलब G11 की बात हो रही है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा? 1975। इसका स्थापना पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 1975, जो कि अभी स्थगित किया गया सितंबर तक। उसके बाद ये आयोजन कहाँ होना है? अमेरिका में होना है, ठीक है। चलिए बन जाएगा क्वेश्चन। हाल ही के दिनों भारत चीन सीमा विवाद चर्चा में रहा। भारत और चीन के बीच सीमा को क्या कहा जाता है? देखिए अब ये तो नहीं कह सकते क्वेश्चन आएगा ही नहीं, 100% क्वेश्चन पेपर में पूछा जाएगा, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसका मैं आपको एक वीडियो बनाऊंगा, अभी जब हम क्वेश्चन करेंगे तो भारत चीन विवाद को लेकर मैं आपको विधिवत नक्शे के थ्रू समझा दूंगा, वहाँ पे मैपिंग करके। तो यहाँ से भी समझाना स्टार्ट करेंगे तो थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, वो आपको प्रॉब्लम होने लगेगा कि किस तरह आप करंट से जीएस की ओर जा रहे हैं। तो इसलिए मैं आपको वहाँ पे छोड़ रहा हूँ। मैं पहले ही बता देता हूँ कि मैं क्वेश्चन को छोड़ रहा हूँ, उस टॉपिक को छोड़ रहा हूँ। मैं कोशिश करूँगा उसका एक अलग से आपको वीडियो दूँ, और उसमें आप पूरा विवाद को बेहतर तरीके से समझ लीजिए। अगर आप विवाद को पूरी तरीके से समझ लेते हैं तो आने वाले क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर लेंगे, और वीडियो में आपको जल्द उपलब्ध कराऊंगा, ठीक है। इतना आपको मैं भरोसा दिलाता हूँ कि मैं ये वीडियो आपको जल्द से जल्द देने की कोशिश करूंगा। तो आप थोड़ा धैर्य बनाए रखिए, बाकी हम क्वेश्चन को देख लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो आप जानते हैं कि इसका नाम क्या है? LAC। LAC, ये देखिए आपको LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन देख लेना, फिर बाद में इसको हम समझ भी लेंगे, ठीक है। चलो याद रखना, LAC बोलते हैं। किस लेक पर भारत और चीन के सैनिकों के मध्य झड़प देखने को मिला था? तो आपको पता होगा पैंगोंग सी लेक सुझाव, ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका, ठीक है, हो जाएगा पैंगोंग ना, याद रखना। लिखा कि पैंगोंग सुलेक कहाँ स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा लद्दाख में, जो कि आपको पता है कि जम्मू का कश्मीर पुनर्गठन विधेयक के बाद जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, और एक अभी लद्दाख और एक आपका जम्मू कश्मीर, तो ये लद्दाख के एरिया में पड़ता है, ठीक है। तो ये पैंगोंग झील कहाँ पड़ता है? लद्दाख में। तो ये भी प्रश्न बन सकता है कि पैंगोंग झील कहाँ स्थित है? तो लद्दाख में। आपको लगेगा कि ये तो ज्योग्राफी का क्वेश्चन है ज्योग्राफी का क्वेश्चन, लेकिन ये प्रश्न बन सकता है करेंट का इंक्लूड करके, ठीक है।
नाथुला दर्रा हाल ही के दिनों में चर्चा में रहा। आपको पता है नाथुला दर्रा से ही भारत और चीन के साथ व्यापार होता था, और उस व्यापार में चर्चा में इसलिए रहा था क्योंकि अभी ये चाइना को लेकर जो विवाद हुआ था उसी को लेकर चर्चा में था, तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, सिक्किम में है। ध्यान रखिएगा, नाथुला दर्रा कहाँ पे पड़ता है, सिक्किम में। नाथुला और जेलेपला, यह भी याद रखना, जेलेपला दर्रा भी कहाँ पे है, सिक्किम में। ठीक है, चलो। भारत और नेपाल के बीच हाल ही के दिनों में काला पानी, देखो काला पानी का विवाद तो आपको पता होगा कि बहुत लंबे समय से चल रहा है, लेकिन काला पानी का जो विवाद लिखा है कि लिपिया धुरा क्षेत्र को लेकर सीमा विवाद देखने को मिला। काला पानी क्षेत्र भारत के किस राज्य में स्थित है? काला पानी जगह का अगर देखा जाए तो एक्चुअल में काला पानी जगह का जो यूज किया था भारतीय सेना ने, भारत चीन युद्ध 1962 वाले युद्ध में इसका यूज किया था, और ये स्थित अभी कुछ लोगों का ऐसा मानना भी है, बहुत लोग ऐसा कहते हैं कि भारत ने इसको कब्जे में कर लिया, जो कि नेपाल के हिस्से में आता था। लेकिन ये नेपाल और उत्तराखंड वाला जो रेंज है, जो कि आपको पता है कि नेपाल और उत्तराखंड, नेपाल अगर भारत दोनों की बात करें तो यहाँ पे जो काली नदी है, अर्थात काली नदी को ही हम शारदा नदी बोलते हैं, तो वो भारत और उत्तराखंड नेपाल के बीच में सीमा बनाती है, और उसी के पास से पड़ता है काला पानी नामक जगह। तो याद रखिएगा काला पानी जो है स्थित है वो आपका उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, ये आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी सही है। ठीक है, और इसी को लेकर अभी आपको पता है कि थोड़ा विवाद भी बढ़ चुका है भारत और नेपाल के बीच में। इनमें से कौन सी नदी भारत, सेम क्वेश्चन अभी आगे वही देखो बात ही कर रहे थे, इनमें से कौन सी नदी भारत और नेपाल के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? देखिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा काली नदी बनाती है, और अगर आप जैसे देखेंगे तो ये देखिए, ये मान लीजिए भारत हो गया ना, ये आपका नेपाल है और ये आपका उत्तराखंड, ये नदी यहाँ से निकलती है, यही आपकी काली नदी। ठीक है, इसी को हम शारदा नदी बोलते हैं। तो ये दोनों के बीच में क्या बनाती है, सीमा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, काली नदी। ठीक है, चलो। देवेश राय का निधन हो गया, वह थे देवेश राय, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देवेश राय की अगर हम बात करें तो वो एक्चुअल में कहीं ना कहीं लिखा ऑप्शन है प्रसिद्ध पत्रकार, साहित्यकार, खिलाड़ी या राजनेता। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, साहित्यकार। ठीक है, चलो अगला प्रश्न लेते हैं। प्रत्येक वर्ष गोवा 30 मई को अपना राज्य स्थापना दिवस मनाता है। गोवा किस वर्ष पूर्ण राज्य का बना था? देखो एक चीज जान लो, 30 मई 1987 को गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, पूर्ण राज्य का दर्जा। ठीक है, यह भारत का 25वां राज्य बना था गोवा। ये तो पहले एक चीज ध्यान रखना, यह स्थापना दिवस है 30 मई को, लेकिन गोवा मुक्ति दिवस आप जानते होंगे, गोवा मुक्ति दिवस, ये जो गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है ना 19 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 19 दिसंबर, क्योंकि 19 दिसंबर 1961 को गोवा आजाद हुआ था। किससे हुआ था? पुर्तगालियों से। तो पुर्तगालियों से गोवा आजाद हुआ 1961 में 19 दिसंबर को, इसलिए हम इस दिन क्या मनाते हैं? गोवा मुक्ति दिवस। लेकिन ये 30 मई 1987 को गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, तो इसलिए स्थापना दिवस इसका कब है? तो 30 मई को। अगर मुक्ति दिवस पूछेगा तो ये कब होगा? 19 दिसंबर को, और 19 दिसंबर 1961 को पुर्तगालियों से गोवा को क्या कराया गया था? मुक्त कराया गया था। ठीक है, हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 1987। चलो डी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न लेते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर की 159वीं जयंती मनाई गई, उनके द्वारा किस देश का राष्ट्रगान लिखा गया? देखिए ये ऐसे केवल अकेले ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने किन्हीं 2 कंट्रियों का नेशनल एंथम लिखा है। आपको पता है कि इन्होंने भारत का राष्ट्रगान जनगण मनगढ़ की रचना भी इन्होंने किया था, और बांग्लादेश के भी राष्ट्रगान की रचना इन्होंने किया है, अमार सुनार बांग्ला जो करके। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बांग्लादेश। तो ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। आप जानते भी होंगे, कई बार जीएस में पूछा भी गया क्वेश्चन है, आसान सा सवाल है, ठीक है। ज्यादा माइंड नहीं सेट करना, इसमें लगाना ज्यादा नहीं, बस जान लो। हाल ही में भारत के कई राज्यों में टिड्डियों का प्रहार देखने को मिला। टिड्डियां निम्न में से किस संघ में आती हैं? टिड्डियां अगर आप देखोगे तो बहुत समय कोरोना से लोग करे थे, कोरोना समस्या से दुनिया ग्रसित होगी, तब तक टिड्डी आ गए। टिड्डियां जो होती है एक्चुअल में अगर आप देखो तो टिड्डी जो होती है, चाहे कीड़ा हुआ, टिड्डी हुआ, आप देखे होंगे खटमल हुआ, मक्खी हुआ, मच्छर हुआ, इसके बाद मकड़ी हुआ, ये सभी जितने कीट वर्ग जो आते हैं वो आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आते हैं।
कौन सा संघ? संघ आर्थ्रोपोडा। और जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कहलाता है आर्थ्रोपोडा, ध्यान रखिएगा। जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है, जो कि अभी आप देखे होंगे कि टिड्डियों का प्रहार आपके गुजरात एमपी में देखने को बहुत तेजी से मिल रहा था। तो इस प्रकार से राइट आंसर क्या होगा? आर्थ्रोपोडा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने मई के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देखा। ठीक है, और उम्मीद करते हैं कि एक प्रश्न आपके पेपर के लिए महत्वपूर्ण होगा, ऐसा हमें उम्मीद है। और उसी उम्मीद के साथ हम इस क्वेश्चन को छांट के आपके सामने ला रहे हैं। और जैसा कि हमने आपको पीछे भी आपका अप्रैल का पीडीएफ दे दिया हूँ, और इस मई का क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो चुका है, तो इसका पीडीएफ भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ से आप पीडीएफ को डाउनलोड भी कर सकते हैं। और ऐसे आपके पास अगर पीडीएफ होगा और आप हमारा लेक्चर भी देखें तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा, और आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी, क्योंकि ऑफलाइन की तरह ही आपको सब कुछ सुविधाएं हम देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, जिससे आपकी पढ़ाई पे किसी तरीके का समस्या न उत्पन्न हो। इसलिए हम आपको वो सुविधा देना चाहते हैं कि जो आप ऑफलाइन बैच में भी आप पा रहे होंगे। ठीक है, कुछ का कमेंट था कि सर आपने जनवरी का क्वेश्चन नहीं करवाया था। जी बिल्कुल नहीं कराया था, और शायद वो हमने अपने ऑफलाइन बैच में जनवरी का दिसंबर का कराया था। चलिए, अगर किसी प्रकार की समस्या होगी तो हम जनवरी का भी क्वेश्चन करवा देंगे आपको। ठीक है, पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी बातों को हम रखें, समझें, और समझते हुए आपके जो भी आपकी समस्याएं, उस समस्याओं को हम दूर करने की कोशिश करें। हम आपसे आशा यही करते हैं कि ये आपको वीडियो, ये क्लास आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगेगा तो देखिए, आप कोशिश यही किया करिए कि आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी करिए। ठीक है, हमको अच्छा नहीं लगता है कि हम बार बार बोलते लेकिन आप लोग ऐसा करते नहीं हैं। ठीक है, देखिए हम बहुत कुछ नहीं कह रहे आपसे, या बहुत कुछ या तो कुछ मांग नहीं रहे, एक आपका प्रोत्साहन मांग रहे हैं। उस प्रोत्साहन से अगर हमें कुछ एनर्जी मिलती है जो कि हम आपके लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं, तो आप इतना तो कर ही सकते हैं अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और अगर आप वीडियो अच्छा लगता है, अगर आप लाइक कर देते हैं तो थोड़ा प्रोत्साहन मिलता है कि नहीं, बच्चे लाइक कर रहे हैं, इसका मतलब पढ़ने के लिए जागरूक हैं और हम कुछ अच्छा पढ़ा पा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए मोटिवेट होना बहुत ज़रूरी होता है। और दूसरी चीज़, एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि आप हर लोगों से मोटिवेशन चाहते हैं, लेकिन जो वो व्यक्ति आपको मोटिवेशन देता है या जो मोटिवेट करता है, वो भी कभी कभी डिमोटिवेट होता है। तो आपका भी उसका सेम प्रोसेस बनता है कि आप भी कुछ ऐसा करें उनके साथ कि वो भी थोड़े मोटिवेट हों। ठीक है, हम यही कामना करते हैं आपके कि आप भी हमारे लिए वो काम कर सकते हैं। तो यही कहेंगे कि आप वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारे वीडियो को पहुँचाइए, वो भी लाभान्वित हो। तो इतना तो आप कर ही सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये आपका मई का करंट अफेयर्स हमने आज पूरा कर दिया, और इसका हम बोले अभी है कि पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप इसको डाउनलोड भी कर लीजिए। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।